हाँ तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 यूपी बोर्ड फिजिक्स चैप्टर 1 गति मोशन। तो ये आज भी हमारा दूसरा लेक्चर है। भी आशा करते हैं भी आप पहला लेक्चर देखे होंगे, आपको पसंद आया होगा। आज भी हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में यह हम सीख चुके हैं कि राशि क्या है, राशि के बाद फिर गति सीखे थे, गति के टाइप क्या है। पिछले लेक्चर क्या सीखे थे भैया, राशि भी शायद ये भी हमारा आज तीसरा लेक्चर है। क्या है हमारा तीसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में सीखे थे राशि क्या है, दूसरे में सीखे थे भैया गति क्या है और गति के कितने टाइप होते हैं वो सीखे थे। अब आज के लेक्चर पे हम सीखेंगे कि विरामावस्था क्या है। गति पढ़ रहे हैं तो गति किसे कहते हैं वो पढ़ चुके हैं। अब हम सीखेंगे विरामावस्था किसे कहते हैं उसको सीखेंगे। फिर सापेक्ष गति होता है भैया, विराम और गति दोनों के संबंध में एक होता है भैया सापेक्ष गति, वो पढ़ेंगे। और भी हमारा होता है निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु मतलब जिसके सहायता से हम किसी वस्तु की स्थिति को बताते हैं कि वह वस्तु स्थित है या गति की अवस्था में है, तो भी हम पढ़ेंगे निर्देश बिंदु। और फिर दूरी पढ़ेंगे भी, ये दूरी की परिभाषा क्या है, आप कैसे परिभाषित करेंगे कि वह दूरी है। इसके बाद भी हमारा विस्थापन होगा। इसके बाद फिर हमारा क्या होगा, दूरी और विस्थापन में अंतर होगा। फिर आज के लेक्चर भी हम इतने पूरा हेडिंग खत्म करेंगे। चलिए भैया बिना टाइम गंवाए अपना पहला हेडिंग स्टार्ट करते हैं, विरामावस्था। विरामावस्था, विरामावस्था भी देखा जाए, अगर हम गति पूछे गति किसे कहते हैं तो गति के जस्ट उल्टा भी विरामावस्था है। गति में क्या बताए थे, अगर भैया कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदल रही है मतलब वो गति कर रही है। लेकिन विरामावस्था में क्या है, यदि कोई वस्तु अगर अपने समय के साथ स्थान न बदले तो क्या होता है, विरामावस्था। जैसे अगर देखा जाए घर, तो घर भी ये जब से बना है तो एक ही स्थान पर है, समय कब से कब बीत गया तो वो घर अपना स्थान चेंज किया नहीं, मतलब वो विरामा अवस्था में है। अगर कोई आप बोरे में भरकर गेहूं चावल या कुछ भी भरकर रख दिया जाए तो वो समय बढ़ता रहेगा पर वो अपना स्थान चेंज नहीं करेगा, मतलब वो क्या है, विरामावस्था में। भी एकदम आसान है कि जो वस्तु समय के साथ अपना स्थान न बदले उसे हम क्या कहेंगे, विरामा अवस्था। मतलब वह विराम की अवस्था वह रुकी हुई है। क्या है, रुकी हुई। चलिए तो ये समय के साथ स्थान स्थान नहीं बदलना या न बदलना, समय के साथ स्थान न बदलना विरामावस्था कहलाता है। विरामा अवस्था कहलाता है, विराम अवस्था कहलाता है। ये आपको समझ में आया होगा। जैसे में लिख सकते हैं, जैसे में जैसे घर हो गया, और लिख सकते भैया बोरे में भरा गेहूं चावल आदि। मतलब ये क्या है, ये अपने आप से स्थान नहीं चेंज करेंगे। अगर इनको हम उठाकर कहीं ले जाएं तब ये चेंज होगा, तो लेकिन देखा जाए तो ये भी अपने आप से समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलेंगे। तो ये भी हमारा क्या होगा, विरामावस्था होगा। क्या होगा, विरामावस्था। अभी अपने दूसरे हेडिंग पर चलते हैं। विरामावस्था के बाद हमारा क्या था भैया, सापेक्ष गति। दूसरा भी हेडिंग हमारा क्या था, सापेक्ष गति। अब सापेक्ष गति भैया क्या होता है, भी आप लोग सापेक्ष गति बारे में आप जानते हैं पर आप नाम नहीं जानते, इसी को सापेक्ष गति कहते हैं। जैसे भी आप लोग बस ट्रेन या फोर व्हीलर में आप बैठे होंगे, जब आप बस ट्रेन या फोर व्हीलर में आप बैठते हैं तो आप जब वो चलती है तो आपको देखने में लगता है कि जो हमारा पेड़ पौधा है वो गति कर रहा है, वो पीछे की तरफ गति कर रहा है। किधर भैया, वो पीछे की तरफ गति कर रहा है, पर वास्तव में क्या वो गति करता है, नहीं। वो जहां है वो स्थिर है, गति हम कर रहे होते हैं। अगर हम कार में या किसी वाहन में बैठे हैं, बैठकर तब हम बाहर के पेड़ पौधों को या जो स्थिर है, जो विराम अवस्था में उसको देखें
तो वो हमें लगेगा कि वो गति कर रहा है और हम स्थिर हुए हैं। लेकिन जब हम किसी पेड़ पौधे का स्थान से होकर देखें तो जो कार में व्यक्ति बैठा है, जो वाहन व्यक्ति बैठा है, वो गति कर रहा है और हम रुके हुए हैं। अगर हम मान लीजिए ये कोई सड़क है, सड़क के पास में किनारे पर ऐसे खड़े हुए हैं। अब खड़े हुए हैं हम, तो भी खड़े हैं, समय के साथ स्थान नहीं बदल रहे हैं, पर जो कार में व्यक्ति बैठा है उसको देखने में लगेगा कि मैं गति कर रहा हूं, वो रुका हुआ है, क्योंकि वो अपने सीट पर बैठा है, समय के साथ वो अपना स्थान नहीं चेंज कर रहा है। पर वो कार आगे जा रही है, उसको ऐसा लगेगा कि जो व्यक्ति खड़ा है रोड के पास में वो गति कर रहा है और हम रुके हुए हैं। पर जो व्यक्ति रोड के पास में खड़ा है, बाहर खड़ा है, कार से बाहर है, उसको लगेगा कि मैं खड़ा हूं और जो व्यक्ति कार में बैठा है, जो वाहन में बैठा है, वो गति कर रहा है। तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे? सापेक्ष गति कहेंगे। मतलब गति कौन कर रहा है? ये गति की पोजीशन, स्थिति पर निर्भर करेगा आप कहां से देख रहे हैं। अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको वाहन में जो बैठा है वो व्यक्ति गति करता हुआ दिखाई देगा। अगर आप वाहन में बैठेंगे तो जो बाहर की वस्तुएं, जो बाहर के पेड़ पौधे, वो आपको गति करते हुए दिखाई देंगे। तो इसी पूरी परिघटना को, जो हमारा ये तुलनात्मक, जो तुलना कर रहे हैं, इसी तुलनात्मक को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष गति कहते हैं। अगर इनकी परिभाषा देखा जाए तो एकदम सिंपल है। जब हम किसी वाहन में बैठे होते हैं तो बाहर के पेड़ पौधे हमें गति की अवस्था में दिखाई देते हैं, परंतु जब हम पेड़ पौधे के स्थान से देखते हैं तो वाहन में बैठा व्यक्ति हमें गति की अवस्था में दिखाई देता है। इस परिघटना को हम क्या कहेंगे? सापेक्ष गति कहेंगे। चलिए लिखते हैं भैया कि जब हम किसी वाहन में बैठे होते हैं वाहन में बैठे होते हैं, ऐसा नहीं वाहन रुका है और हम बैठे हैं, हमें वस्तुगत करती दिखाई दे। वाहन भी चलना चाहिए, वो चलता रहना चाहिए, तब हमें, ऐसा नहीं वाहन रुका हुआ है और हम जाकर बैठ गए, हमें पेड़ पौधे चलते हुए दिखाई देंगे, तो ऐसा नहीं भी है, वाहन भी चलना चाहिए। जब हम किसी वाहन में बैठे हुए होते हैं तो पेड़ पौधे हमें गति करते दिखाई देते हैं, परंतु पेड़ पौधे के स्थान से देखने पर वाहन में बैठा व्यक्ति गति करते दिखाई देता है। गति करते दिखाई देता है। इस परिघटना को या इस घटना को सापेक्ष गति कहते हैं। सापेक्ष गति कहते हैं, रिलेशन मोशन कहते हैं। आपको भी, आप ये और अच्छे समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कहाँ बैठे हैं, एक बार इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम कहाँ बैठे हैं? ट्रेन में बैठे हैं। ट्रेन में एक डिब्बा है, उस डिब्बा में बैठे हुए हैं और उस डिब्बे में भी काफी लोग बैठे होंगे, सब अपने सीट पर बैठे हुए हैं और बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तो देखा जाए तो समय बढ़ रहा है, पर व्यक्ति अपने सीट पर बैठे हुए हैं, वो अपना स्थान चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है? विरामावस्था में। पर बाहर जब खिड़की से बाहर देख रहे हैं तो पेड़ पौधे पीछे की तरफ जा रहे हैं, उनको ऐसा लगेगा भैया, वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहेगा कि देखो भैया, वो बाहर के पेड़ पौधे गति कर रहे हैं। पर क्या पेड़ पौधे वास्तव में गति करते हैं? वो अब जहां पर हैं वहीं पर रहते हैं। गति कौन करता है? हम करते हैं, ट्रेन के साथ में हम करते हैं। तो मतलब ट्रेन गति कर रही है, ट्रेन में हम बैठे हैं, हम भी क्या है? गति कर रहे हैं। तो गति की अवस्था हम होते हैं, पर हमें भ्रम होता है कि बाहर की पेड़ पौधे जो है, वस्तुएं हैं, वो गति कर रही हैं।
इसी को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष गति कहते हैं। क्या कहते हैं, सापेक्ष गति। अब ये हम चलते हैं इसके अगले हेडिंग पर, जो कि हमारा भी यह है निर्देश बिंदु। क्या है हमारा, निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु, निर्देश बिंदु के बारे में बात की जाए भैया, ये निर्देश बिंदु आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। जैसे मान लिया जाए कि भैया आपसे कोई पूछे भैया आपका स्कूल क्या है, आपका स्कूल क्या है, आप अपना स्कूल का रास्ता या पोजीशन बताने के लिए किसी का सहारा लेंगे। हाँ भाई आप वहां मोड़ जाइए, वहां एक मोड़ होगा, मोड़ से आप इधर घूम जाएंगे तो आपको हमारा स्कूल मिल जाएगा। या कोई टावर होगा, या कोई पेड़ होगा, या कोई दुकान होगी, या कुछ भी चीज होगा। मान लीजिए वहां कोई दुकान है तो आप क्या कहेंगे, भैया वहां पर ये चीज की दुकान है, तो उस दुकान से एक रोड लगा है भैया, इधर घूम जाएंगे तो आपको हमारा स्कूल दिखाई देगा 50 मीटर के अंदर पर। तो हम किसी भी चीज की स्थिति बताएंगे, जिसके सहायता से बताएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, निर्देश बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्देश बिंदु। हम किसी भी वस्तु की स्थिति जब बताते हैं और जिसकी सहायता से बताते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, निर्देश बिंदु कहेंगे ना। क्या कहेंगे, निर्देश बिंदु। तो लिखिए भैया, किसी भी वस्तु की स्थिति, किसी भी वस्तु की स्थिति जिसकी सहायता से बताते हैं, उसे निर्देश बिंदु कहते हैं, उसे निर्देश बिंदु कहते हैं। भाई इसको निर्देश बिंदु को पढ़ना जरूरी था, क्यों, क्योंकि भैया हम बिना इसके सहायता से किसी वस्तु की स्थिति बता नहीं पाते। जैसे भी आपसे कोई पूछे, जिसे अभी हमने यहाँ पर सापेक्ष गति देखा था ना, हम ट्रेन में बैठे हैं और बाहर के वो पेड़ पौधे गति कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति पेड़ पौधे का स्थान पर देख रहा है तो हम गति कर रहे हैं। तो पेड़ पौधे के हिसाब से देखा जाए, उनकी सहायता से देखा जाए, वहां से देखा जाए, तो हमें ट्रेन गति करती दिखाई देगी। मतलब पेड़ पौधे हमारे क्या हो गए, निर्देश बिंदु हो गए। पर हम किसी ट्रेन में बैठे हैं अब तब देख रहे हैं कि भैया हमारा पेड़ पौधा जो है वो पीछे की तरफ गति करता हमें दिखाई देगा, जो कि ऐसा होता नहीं। तो हम क्या हो गए, निर्देश, ट्रेन क्या होगी, निर्देश बिंदु, क्योंकि उसके सहायता से उसकी तुलना में जो बाहर की वस्तु है वो गति कर रही है। क्या कर रहे हैं, गति कर रही है। जैसे मान लीजिए भैया अभी कोई वस्तु यहाँ है, कोई वस्तु यहाँ है और गति करती हुई यहाँ से घूमते घूमते ऐसे घूमते घूमते यहाँ आ गया। तो मतलब इस बिंदु के हिसाब से देखा जाए तो पहले व्यक्ति यहाँ पर था, पर यहाँ से गति करते 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 यहाँ पर आ गया। तो मतलब ये हमारा क्या होगा, निर्देश बिंदु। इसी की सहायता से बता पा रहे हैं ये वस्तु गति कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसकी पहली स्थिति यहाँ पर थी, दूसरी स्थिति यहाँ पर हो गई, तो स्थिति चेंज हुई। इसकी सहायता से बता पा रहे हैं भैया, तो जिसकी सहायता से किसी वस्तु की गति अवस्था या विराम अवस्था बता पाए, उसको हम क्या कहेंगे, निर्देश बिंदु। अब हम भी इसके अगले हेडिंग पर चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, दूरी। क्या है हमारा, दूरी। अब दूरी देखा जाए, इसको भी अंग्रेजी में डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस। अब दूरी देखा जाए भैया, अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी क्या है, दूरी की परिभाषा क्या है, आप क्या कहेंगे कि भैया हम इसकी परिभाषा एकदम सिंपल से, आप दूरी तो जानते होंगे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 10 मीटर, 5 मीटर, पर आपसे कोई दूरी पूछे तो आप दूरी को परिभाषित नहीं कर सकते। हम बताते हैं भैया परिभाषित करना एकदम आसान है कि आप जितना भी मार्ग तय करें, जितना भी रास्ता तय करें, जितना भी रास्ता चलें, उस रास्ते को नाप लो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई रोड है, यहाँ से ऐसे चला, ऐसे 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 चला, ऐसे ऐसे चला, यहाँ पर रुक गया, फिर यहाँ से भी हमारा क्या है, रोड है, वो ऐसे ऐसे चला, यहाँ पर आकर खत्म हो रहा है। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से चलकर यहाँ पर आकर यहाँ पर उसे आना है, तो अब ये रोड है, उसका मार्ग है, अब इस मार्ग को चलते चलते यहाँ पर पहुंच गया। अब वो जितना मार्ग चला, इसको पूरा नाप लिया जाए, इसको पूरा नाप लिया जाए, तो जो नापने के बाद जो भी इसकी उसका मान आएगा, मीटर में, किलोमीटर में, जो भी उसका मान आएगा, वही क्या हमारा दूरी है।
मतलब हम जितना चल रहे हैं उसको माप लें तो वही हमारा क्या है, दूरी है। दूरी की परिभाषा क्या हो जाएगी, मार्ग की कुल लंबाई को किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई, किसी व्यक्ति करता है कुछ, किसी भी किसी भी वस्तु के द्वारा अगर वो तय किया कोई मार्ग, उसके मार्ग की लंबाई क्या होगी, दूरी होगी। सिंपल से परिभाषा भी ये बोल सकते हैं, मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी कर्ता लिखेंगे यहाँ पर, कर्ता मतलब करने वाला भी कोई भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, साइकिल हो सकता है, कार हो सकता है, बस हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, जहाज, एरोप्लेन, कुछ भी हो सकती है। तो किसी कर्ता द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, तय किए गए मार्ग की, मार्ग मतलब क्या होता है भैया, रास्ता, मार्ग की कुल लंबाई को, कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। और भी जरा बात किया जाए तो इसे 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 स्मॉल यस, इसे स्मॉल यस से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मतलब विज्ञान में कक्षा 9 में या साइंस में भी आपको जहां भी यश दिखाई देगा, जाने भी वो हमारा क्या है, दूरी है। क्या है हमारा, दूरी है। तो किसी कर्ता द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, तब भी सही है कि भाई हमारा दूरी हो गया। अब जरा दूरी के बारे में जरा और देखा जाए तो दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। अब मात्रक क्या होता है भैया, मात्रक मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को हम जिसमें नापते हैं, भाई दूरी को मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं ना, तो सबसे छोटा मात्रक मीटर है और सबसे बड़ा मात्रक किलोमीटर है। तो हम दूरी को भैया सबसे छोटा जो मात्रक भी, इसको क्या कहेंगे, मीटर कहेंगे। तो दूरी का मात्रक क्या होगा हमारा, मीटर। मात्रक मतलब हम दूरी को मीटर में नापते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर है। अब किलो में थोड़ी नापेंगे, 1 किलो 2 किलो दूरी ऐसे नापते हैं कि 1 किलो दूरी, 2 किलो दूरी, 3 किलो दूरी, वो तो चीनी नापते हैं, द्रव्यमान नापते हैं ना, गेहूं चावल। दूरी को इसमें नापते हैं, मीटर में। तो हम किसी भी वस्तु को जिस चीज में नापेंगे वही उसका मात्रक होगा। दूरी को मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, तो हमारा छोटा मात्रक मीटर और बड़ा मात्रक किलोमीटर। आपसे कोई पूछे भैया दूरी का मात्रक, हम क्या कहेंगे, सिंपल से मीटर। जब पूछे बड़ा मात्रक तो क्या कहेंगे, किलोमीटर। अब देखा जाए अगला हमारा, दूरी अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि मतलब इसको मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। आप रास्ता गए, आप रास्ता चले, ऐसे ऐसे चलें, अब इसको नाप लिए, नापने के बाद भी पूछा भैया कितना दूरी हुआ, आप कहेंगे 2 मीटर, 4 मीटर, जो भी दूरी हो, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर या 2-3 किलोमीटर जो भी हो, आपको इतना बताएंगे कितना दूरी हो भैया, 10 मीटर, 100 मीटर, आप इतना बताएंगे, दिशा नहीं बताएंगे। 10 मीटर पश्चिम की ओर, 15 मीटर इधर, आप केवल इतना बताएंगे भैया उस कार ने कितना दूरी तय की, 10 मीटर, 2 मीटर, चाहे 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। आप देखे होंगे भैया जो कार के जो भी ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर मतलब जो आपको दूरी बताता है ऊपर कार कितनी दूरी चल सके, वो केवल आपकी दूरियां नापता है, मार्ग जो आप जितना चले उसकी लंबाई मापता है। क्या मापता है भैया, लंबाई। वही माप कर आपको लिख देगा, आप 500 किलोमीटर चल सके, 1000 किलोमीटर चल सके, 900 किलोमीटर चल सके। तो वहां पर दिशा नहीं बताता कि आप इस दिशा में इतना गए, इस दिशा में इतना गए, इस दिशा में इतना गए। इसका मतलब दूरी को मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, अदिश राशि होगा। और जरा देखा जाए भैया, जो हमारा दूरी होता है वो कभी शून्य नहीं होती, दूरी कभी शून्य नहीं होती, कभी शून्य नहीं होती। अब कहेंगे भैया, आप तो कहेंगे भी काहे नहीं शून्य होती, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है
अब वो गति नहीं कर रहा है तो उसकी दूरी शून्य हुई ना। जब वो गति नहीं कर रहा है तो वो विराम अवस्था में है। ऐसा नहीं कि वो गति करे उसकी दूरी शून्य हो। अगर वो गति नहीं कर रहा है, अगर समय के साथ अपना स्थान नहीं बदल रहा है, मतलब वो क्या है, विराम अवस्था में। लेकिन अगर वो समय के साथ स्थान बदला फिर भी अगर हम कहें कि वह उसकी दूरी शून्य है तो ऐसा कभी नहीं होगा। व्यक्ति समय के साथ स्थान बदलेगा तो उसकी दूरी कुछ न कुछ होगी, कुछ न कुछ जरूर होगी, भले सबसे कम हो लेकिन कुछ न कुछ होगी जरूर भैया। ये हमेशा भैया मतलब ये शून्य नहीं होती। और देखा जाए भैया इसमें, और देखा जाए तो जो दूरी होती है भैया वो हमेशा शून्य होती है और दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये माइनस में नहीं होती, ये माइनस में नहीं होती। तो ये हमने क्या क्या सीखा कि मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी के भी बारे में कुछ सीखा भी है, दूरी को यश से लिखते हैं और दूरी का मात्रक मीटर में होता है। दूरी अदिश राशि है, दूरी कभी शून्य होती और दूरी हमेशा धनात्मक होता है। ये भी हमारे दूरी के बारे में हो गया। अब